मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कोई ऑपरेशन ना कर सके। एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं लेकिन एक मुल्क उनके मुकाबले में खड़ा होता है तो वो सीरियसली रिजेक्ट हो जाती है। जो वेस्ट से ही हमने ये कल्चर लिया डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी के तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। उन्होंने ये हमें ये यूनाइटेड नेशन का असल में फेलियर है ना, उनकी पॉलिसीज का फेलियर है। मूसा, आजकल ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है कि यूएन जो बना था ये क्यों बना था, इसकी जो कॉज थी वो क्या थी। जैसे कि अब आपको लगता है कि आपने देखा है कि जो इसकी कॉजेज हैं, जिस फ्रेम के ऊपर ये बना था, अब तो ये उसके रिलेटेड काम ही नहीं कर रहा है। जी देखो, सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं कि इसको बनाया क्यों गया था, इसको बनाने का मकसद क्या था। फिर ये चीज़ हमें आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप ये देखो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग्स ऑफ नेशन बनाया गया था, एक इदारा था जिसका मकसद था कि पूरी दुनिया में जो जिस तरह की वर्ल्ड वॉर 1 में एक कैफियत बनी है वो दोबारा ना बन सके। पूरी दुनिया पीस के ऊपर, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर कायम रहे, पूरी दुनिया पुरअमन रहे। लेकिन उसका फेलियर भी हुआ वर्ल्ड वॉर 2 की सूरत में। और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो उसके बाद फिर दोबारा से सोचा गया कि कोई इस तरह का कोई आलमी इदारा होना चाहिए जो पूरी दुनिया के अंदर पीस मेंटेन रखे। और जो जितने भी नेशंस का क़याम असल में वजूद में आया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उन नेशंस की सॉवरेनिटी के ऊपर कोई हमलावर ना हो सके, कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की के ऊपर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन ना कर सके, किसी किस्म का जुल्म ना हो, पूरी दुनिया में पीस रहे। और इसी बेसिस के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया गया। लेकिन मूसा, ये तो बिल्कुल ही इसके खिलाफ है। जो मतलब आपने देखा है कि अब जो हो रहा है, अब आप देख लें जो गजा के साथ हो रहा है, ये तो इसलिए बना था यूएन के आगे से कोई जंग ना हो, या किसी ऐसी कंट्री के साथ कोई दूसरा मुल्क उसमें इंटरफेयर ना करे, उसमें इन्वेड ना करे, उधर कोई जुल्म ना करे। लेकिन आप देख लें उधर क्या हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में आप बुनियाद में जब जाएंगे ना, इसकी बेसिस की तरफ जाएंगे, तो एक फेलियर आपको सिस्टमेटिक यूनाइटेड नेशन में ही नज़र आएगा। वो फेलियर आपको V2 पावर की जो इनकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर जो V2 पावर का जो इस्तेमाल है, और V2 पावर जो बाकायदा खुद आपको इसके जो बुनियादी उसूल हैं, मतलब जो बंदा इसके जो बुनियादी उसूल हैं जिसके ऊपर इसकी पूरा फ्रेमवर्क रखा गया है उसके ऑपोजिट नज़र आएंगे। ये कैसे उसके ऑपोजिट? ये V2 पावर है क्या चीज़? असल में V2 पावर इस तरह से है कि वर्ल्ड वॉर 2 जिन ममालिक ने जीती थी, मतलब उस वक्त जिन ममालिक के पास, जिन कंट्रीज़ के पास पावर्स थी, और उन्हीं कंट्रीज़ ने इस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने और एक उसूल बनाया कि इन मुल्क में से कोई एक मुल्क भी अगर किसी भी करारदार के ख़िलाफ़, किसी रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ वोट करेगा तो वो रेजोल्यूशन मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, क्या ये V2 पावर में वही तो मुल्क नहीं है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी? जी ऐसा ही है, ये वही मुल्क हैं जैसे रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और यूके। ये वही मुल्क हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में एक अपनी डिग्निटी मेंटेन की थी। वर्ल्ड वॉर 2 के एक तरह से फाते थे, ये वही मुल्क हैं। और आप एक तरफ देखेंगे कि V2 पावर की बेसिस क्या है। V2 पावर इस बेसिस के ऊपर खड़ी है कि इन 5 ममालिक में से अगर कोई एक भी इस कोई भी रेजोल्यूशन अगर आती है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें अगर वो उसको रिजेक्ट कर देता है तो वो ओवरऑल रिजेक्शन कंसीडर होगी। अब आप देखें कि एक तरफ डेमोक्रेसी है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पूरा उनका बेसिस है, और वो ये कहती है कि जो जो फैसला अक्सरियत करेगी, जो मेजॉरिटी फैसला करेगी वही असल फैसला होगा। मतलब अगर कोई मुल्क, मतलब डेमोक्रेसी की जो बेसिस है ना, जो वो यही है कि अगर कोई मुल्क या कोई भी अवाम जो मेजॉरिटी में आके जो फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होना चाहिए दुनिया के लिए। ठीक है। लेकिन आप इस पे देखेंगे कि V2 पावर इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। V2 पावर में 4 मुल्क एक फैसला करते हैं, एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं, लेकिन एक मुल्क उनके मुकाबले में खड़ा होता है तो वो सीरियसली रिजेक्ट हो जाती है। ये तो उसके जो बेसिक एक प्रिंसिपल है, ये उसी के खिलाफ है। तो मूसा, डेमोक्रेसी देख ले, वो जो वेस्ट से ही हमने ये कल्चर लिया डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी के तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। उन्होंने ये हमें पूरा बताया है कि डेमोक्रेसी सबसे बेहतरीन एक दुनिया को चलाने का ऑर्डर है। लेकिन अब जो जो यूएन इन्होंने बनाई, ये तो बिल्कुल उसके बरक्स बना दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में जब आप इसको डीपली देखेंगे और मज़ीद इसकी रिसर्च में जाएंगे तो आपको इसी तरह ही लगेगा। एक तरफ तो ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मेजॉरिटी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन
के अंदर आप ये V2 पावर का जो कॉन्सेप्ट है, आप सिक्योरिटी काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल उसके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ नेचुरली ही उसके कॉन्ट्राडिक्शन में बनाई गई है और असल में आप देखेंगे तो पैसिवली, एक्टिवली आपको इस तरह से नहीं फील हो रहा होगा। पैसिवली देखेंगे तो आपको इस तरह से लग रहा होगा कि ये जो ममालिक हैं ये अपनी सॉवरेनिटी और अपनी हाकमियत जो है वो पूरी वर्ल्ड के ऊपर मेंटेन करना चाहते हैं। ये अपनी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो पूरे मुल्क पे एक तरह से ग्लोबलाइज कल्चर के अंदर इसको प्रिवेल करना चाहते हैं और उसी की बेसिस इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के तौर पे इन्होंने रखा। और अभी आपको पता होगा कि V2 पावर का कितनी दफ़ा गलत इस्तेमाल हुआ है। कोल्ड वॉर के इरा में भी आप देखें कि रशिया ने कितनी दफ़ा V2 पावर का इस्तेमाल किया और उसके V2 पावर के इस्तेमाल करने से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, इकोनॉमिकली कितनी मईशतें तबाह हुई हैं। अभी रिसेंटली जो गज़ा का केस है उसमें भी आप देखेंगे इसी तरह अभी अमेरिका ने 43 दफ़ा V2 पावर का इस्तेमाल किया है और सिर्फ अमेरिका ने 43 दफ़ा V2 पावर का इस्तेमाल किया है। और अभी सब ममालिक इस बात पे इकट्ठा हुए थे कि उन्होंने रेजोल्यूशन पास की थी कि हम पीस डील करवाएंगे, एक मुआहिदा करवाएंगे जिसमें ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। बेसिक पे जंग बंदी का वो मुआहिदा था, उस पर तमाम ममालिक ने अक्सर राय से ये रेजोल्यूशन पास की, लेकिन जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में गई 4 ममालिक ने उसके हक़ में वो किया, लेकिन अमेरिका ने फिर V2 पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको सिरे से रद्द कर दिया। और वो रिजेक्शन इतनी ज़्यादा पुरजोर थी कि वो उसका इफेक्ट अभी तक दुनिया भुगत रही है। आप गज़ा में देखेंगे कितने ज़्यादा शहदा की तादाद हो गई है, 60,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, 18,000 से ज़्यादा वहाँ पे बच्चे शहीद हो चुके हैं। तो ये एक तरह से सिस्टेमिक फेलियर नज़र आता है मुझे तो यूनाइटेड नेशन का। और लेकिन मूसा अभी देखो कि वेस्ट तो यूरोप मोस्टली देखे कंट्रीज जो यूरोप की हैं वो एकदम से एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने गजा की सपोर्ट के लिए अपनी, जब ये समूद फोर्टेला जो जा रहे थे उधर एड लेके, तो आप देखो कि उन्होंने अपनी वॉरशिप भेजी है। इटली ने अपनी वॉरशिप भेजी है कि हम इधर तक आपके साथ हैं। फिर बाकी वो वॉरशिप उनकी रुक गई, लेकिन आगे स्पेन की वॉरशिप उन्हीं के साथ गई है। जी रिसेंटली ऐसे ही हुआ है। आपको पता है कि फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ किया अपने मुल्क की हैसियत में। असल में जब आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आया है गज़ा के इस इशू के बाद, एक ह्यूमन राइट्स का फेलियर एक्सपोज हुआ है। सबको पता लग गया है कि असल बुनियादें जिस बुनियाद पे इसको यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था और असल में वेस्टर्न लोग जो वाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं वो करना क्या चाह रहे हैं। तो जब वो चीज़ एक्सपोज हुई है तो एक बहुत बड़ा आपको प्रेशर मिला है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से वो प्रेशर डेवलप हुआ है। वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं गज़ा के हक़ में। अभी भी जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला एक बहुत बड़ी कॉज के साथ, एक बहुत बड़े मिशन के साथ गया है, उसमें ज़्यादातर लोग मुसलमान तो नहीं है, वो तो इंसानियत की बुनियाद पे वहाँ पे जा रहे हैं। तो ओवरऑल इंसानियत का फेलियर हुआ है ना, वहाँ पे सिस्टम कोलैप्स हुआ है। तो वहाँ से उन लोगों की आवाज़ बनी है, उन लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया है, तो एक प्रेशर डेवलप हुआ है। तो उस प्रेशर में आके इन्होंने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ किया है। लेकिन आप इनके अपने मुल्कों की हालात देखें, फ्रांस के अंदर इस्लामोफोबिया कल्चर कितना ज़्यादा है। फ्रांस के अंदर आप देखेंगे कि निकाब के ऊपर, पर्दा करने के ऊपर डायरेक्ट मुकदमे किए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है। वहाँ पे जहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें कर रहे होते हैं, अपनी ग्लोबली सतह पर आके वो उसको बता रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन अपने मुल्क के उनके आप हालात देखें, आपको साफ साफ नज़र आएगा। वहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं इस्लामी फोबिया कल्चर के ख़िलाफ़, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। वहाँ पे अगर कोई वहाँ पे इसको निकाब के ऊपर, जो वहाँ पे पर्दे के ऊपर, निकाब के ऊपर वहाँ पे अगर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा होता है, वहाँ पे किस तरह उनका बुरा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाज़ेह चीज़ें हैं कि ये प्रेशर में आके इन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया है। बेशक फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, ये उस तरह से ये समझते हैं कि जो कल्चर है, ये सिविलाइजेशन है, इनके लिए ख़तरा है। लेकिन लोगों के उस प्रेशर की वजह से इन्होंने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ किया। देखिए ना मूसा, डेमोक्रेसी जो उन्होंने हमें बताया था एक सबसे बेहतरीन तरीका है, एक उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर बता दिया था हमें कि अगर डेमोक्रेसी होगी, अच्छा लिबर्टी होगी किसी मुल्क के पास, वेस्टफेलिया, मोस्टली आप एक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि वेस्टफेलिया ऑर्डर उन्होंने हमें बताया, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जी। लेकिन अब उनका आप ऑर्डर देखते हैं तो वो तो बिल्कुल हमें खत्म होता हुआ जाता है, बिल्कुल कोलैप्स होता हुआ जा रहा है। आपको बाकायदा ये नजर आएगा कि जिस बेसिस पे, जिस चीज़ को उन्होंने बहाना बना के अपना वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज किया था, वो आपको फेलियर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कितनी ज़्यादा जंगें हो चुकी हैं। आप इराक वॉर को उठा के देखें, वो पूरी थ्योरीज हैं, आप उनके ऊपर जाके रिसर्च करेंगे, आपको अफगानिस्तान वॉर को देखेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर को देखेंगे, क्यों की जा रही हैं।
आपको इसकी बेसिस में जब जाएंगे इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे मजीद। तो फिर मुझे तो लगता है कि ये कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। जी बिल्कुल ऐसी है। अब देखें जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की मैंने आपको एग्जांपल दिया, ह्यूमन जितने भी यहाँ पे ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं उनको पता लग गया कि ये सिस्टम जो है ये फेल हो चुका है। अब पूरी दुनिया इस वक्त नए सिस्टम की तलाश में है, एक सोल्यूशन की तलाश में है। कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो उनके मसाइल हल करे, जो असल पीस की बात करे, जो उनको आपस में पुरअमन रहने की तलकीन करे और उसको नाफिज भी करे, और जो जस्टिस की बात करे, इक्वालिटी की बात करे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी बात करे। इनके सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये पीस की बात ना करे, जो असल हकीकत के ऊपर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करे, तो वैसे उसकी तलाश में है और हमारे लोग भी इसकी तलाश में है। और जो पूरी ये डिस्टेबिलिटी आई हुई है पूरे रीजन के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये इस चीज़ की बात, ये यूनाइटेड नेशन का असल में फेलियर है ना, उनकी पॉलिसीज़ का फेलियर है, उनकी जो बेसिक्स जिसके ऊपर वो खड़े हैं उसका फेलियर है। और मुझे तो ऐसे ही महसूस होता है कि बहुत जल्द ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और इंशाल्लाह ये जो इंशाल्लाह पूरी दुनिया के जो लोग हैं ये एक नए सिस्टम की तलाश में हैं और उसी सिस्टम में इनकी बका है और वही सिस्टम इनको मज़ीद जो असल में सोशल जस्टिस जो मॉडल है वो प्रोवाइड करेगा, तभी ये जो सिस्टम्स हैं ये अपने उसी नहज के ऊपर, उन्हीं बेसिस के ऊपर खड़े हो सकेंगे जिनके ऊपर ये बात करते हैं। चले ठीक है मूसा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे, मज़ीद हम डिस्कस करते हैं और जो भी मज़ीद थ्योरीज हैं उनको देखते हैं। चलें ठीक है फिर।